Hello, my name is Ashish Sharma and this is our second lecture on field effect transistor, and in this lecture we are going to discuss following topics. The first one is junction field effect transistor as constant current source, and second is JFET as controlled resistance, and the next is JFET ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इसके ऊपर उनको डिस्कस करेंगे। तो देखो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर बना लिया था। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है भैया? आईडी वर्सेस मतलब आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनपुट वोल्टेज, दैट इज VGS। क्लियर है? तो देखो अपन ने क्या किया कि जब अपन VGS को जीरो रखते हैं, जब अपन जीरो रखते हैं तो क्या होता है, मैक्सिमम जो करंट जाता है वो VP तक जाता है, मतलब VP पे पिंच होता है। आप ये समझो कि पिंच कहाँ आ रहा है। जैसे अपन, अगर मैं एक छोटे से स्ट्रक्चर बनाऊँ यहाँ पे, यही होता है अपना FET। जैसे ये N है, ये P है, ये भी P है। तो बेसिकली अपने इसको, इस जंक्शन को, ये जो PN जंक्शन है, इसको क्या रखना पड़ता है, रिवर्स बायस रखना पड़ता है। तो दो तरीके हैं, ये P है तो यहाँ पे अपन VGS कनेक्ट करते हैं नेगेटिव के अंदर, और यहाँ अपन पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं। तो देखो N को ये पॉजिटिव दे रहा है यहाँ, और ये यहाँ पे भी N को पॉजिटिव दे रहा है, और ये नेगेटिव दे रहा है। मतलब कुल मिला के क्या हो रहा है, जो VDS जो है वो और जो VGS है वो, ये दोनों क्या करते हैं, इन जंक्शन को रिवर्स बायस देते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं? रिवर्स बायस प्रोवाइड कराते हैं। और रिवर्स बायस से क्या होता है, इसकी विड्थ बढ़ती चली जाती है, और जब विड्थ बढ़ती है तो ऊपर से ज़्यादा बढ़ती है, नीचे से कम बढ़ती है। और जब ये ऑलमोस्ट क्या कर जाए, टच कर जाए, ऑलमोस्ट टच कर जाए, मतलब सिर्फ एक पिंच बचता है, एक पिंच बन जाए, ठीक है, उस केस को अपन क्या कहते हैं, पिंच ऑफ सिचुएशन बोलते हैं। तो ये हो गया। अब अगर VGS जीरो है, ठीक है, तो सारा का सारा रिवर्स बायस की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, VDD पे है, मतलब VDS पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पिंच कब आएगा, जब VDS VP के बराबर हो जाएगा। अब ये समझो एक लाइन के अंदर VP क्या है, VP पिंच ऑफ वोल्टेज है, और ये वो वोल्टेज है अगर इतने वोल्टेज से अगर ये जंक्शन रिवर्स बायस हो जाता है। कौन सा जंक्शन? PN जंक्शन। अगर PN जंक्शन इतने वोल्टेज से रिवर्स बायस हो जाता है तो पिंच ऑफ हो जाएगा, मतलब पिंच बन जाएगा, अपना पिंच ऑफ सिचुएशन हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। अब क्योंकि VGS तो है ही नहीं भैया, जीरो है, तो जो अपना ये जो VDS है, इसको ही किसके बराबर होना पड़ेगा, VP के बराबर। तो VGS जब जीरो है तो किसके बराबर हो गया, ये पॉइंट VP के बराबर हो गया। लेकिन अब जैसे मैं VGS को -1 कर दिया, ये मान के अपन चलते हैं कि इसके पिंच ऑफ वोल्टेज कितना है, -5 वोल्ट है। मतलब जब ये जंक्शन -5 वोल्ट अप्लाई हो जाए इसके ऊपर, मतलब अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करो तो ये 5 वोल्ट से क्या हो जाए, रिवर्स बायस जब हो जाएगा, उससे उस केस के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर पिंच बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो देखो, पहले जब ये जीरो था VGS, तो इसको पूरा 5 होना पड़ेगा VDS को। लेकिन अब मैंने VGS -1 कर दिया तो भाई इस पर थोड़ा फर्क कम पड़ेगा। क्यों? अरे -1 तो इसने दे दिया, तो अब इसको कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 4 ही तो देना पड़ेगा। तो इधर से 4 वोल्ट आएगा, इधर से -1, डिफरेंस कितना हो जाएगा, वापस से 5, तो VP के बराबर हो गया। इसका मतलब पिंच आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने VGS -1 किया तो पिंच जो आएगा, ये जो पॉइंट होगा, ये बेसिकली कितना होगा, VP में से एक कम कर दो। समझ गए? ठीक है, मैग्नीट्यूड में से, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। अब जैसे आपने VGS -2 कर दिया तो नेक्स्ट पिंच कब आएगा, और पहले आ जाएगा, VP में से 2 कम कर दो। मतलब जितना VGS है, जितना VGS बायसिंग दे दिया, ठीक है, बाकी जो बच गई वो बायसिंग किसको देनी पड़ेगी, VDS को देनी पड़ेगी। क्लियर है? दोनों का डिफरेंस कितना आ जाना चाहिए, पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है। अब मान लो अगर मैं VGS को VP के बराबर ही कर दूं, जैसे मान लो VP कितना है, 5 वोल्ट है मैग्नीट्यूड, और अगर साइन के साथ देखूं मैं रिवर्स बायस में तो -5 वोल्ट है। तो अगर मैं VGS को -5 वोल्ट कर दूं तो मुझे फिर VDS की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। इसका मतलब पिंच कहाँ बन जाएगा, जीरो पे बन जाएगा। अरे यही बन जाएगा। और आपको पता है पिंच बनने के बाद करंट नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? पिंच बढ़ने के बाद आप इस वोल्टेज को कितना ही बढ़ा लो, करंट उतना ही रहेगा। अब क्योंकि जब ये पिंच बना तो कब बना, अगर मैं VGS को किसके बराबर कर देता हूँ, VP के बराबर कर देता हूँ,
तो चाहे VDS आप कितना रख लो, 0 रख लो, तो भी क्या बन जाएगा, पिंच बन जाएगा। इसका मतलब है पिंच कहाँ बन गया, यहीं बन गया, यहाँ बन गया, ठीक है बन गया। अब अगर मैं VDS को बढ़ाऊंगा तो भी करंट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पिंच बनने के बाद करंट की वैल्यू बढ़ नहीं सकती है, जितनी पिंच पे है उतनी सैचुरेट हो जाती है। तो पिंच पे 0 है तो ये यहीं सैचुरेट हो जाएगी। तो ये कर्व कौन सा आ गया, जब VGS किसके बराबर हो गया, VP के बराबर हो। तो ये अपना आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक था, ठीक है। तो अब इस कैरेक्टरिस्टिक से ही निकलेंगे भाई कांस्टेंट करंट सोर्स और कंट्रोल्ड रेजिस्टेंस। देखो कैसे, आपका जो ये जो रीजन है पिंच ऑफ के जो बाद का रीजन है, ये क्या कहलाता है, सैचुरेशन रीजन या फिर पिंच ऑफ रीजन या फिर एक्टिव रीजन। ध्यान रखना बीजेटी के लिए एक्टिव और सैचुरेशन रीजन अलग अलग होते हैं, यहाँ पे एक कोई बोला जाता है, ठीक है ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हैं, ये देखो ये जो पॉइंट आ रहे हैं, पिंच ऑफ के जो पॉइंट आ रहे हैं, अगर आप इनको मिलाओगे तो एक पैराबोलिक पाथ बनेगा। कैसा पाथ बनेगा, एक पैराबोलिक पाथ बनेगा। जितने भी थे सबको मिला दिया मैंने, ठीक है। तो अब इस पैराबोलिक पाथ के इधर जो भी रीजन है उनमें क्या है, रेजिस्टेंस एक लीनियर रिलेशन को फॉलो कर रहा है। लीनियर रिलेशन का मतलब ओम्स लॉ है भाई, अरे V इक्वल टू आई आर। तो ओम लॉ में क्या होता है, रेजिस्टेंस लीनियर होता है। इसका मतलब ये कौन सा रीजन हो गया, ये कौन सा रीजन हो गया, ओमिक रीजन हो गया, ओमिक रीजन हो। क्लियर है, ठीक है। चलो अभी फालतू की चीजें हटाते हैं। देखो पहले अपन बात करें कांस्टेंट करंट सोर्स की। तो अगर आप सैचुरेशन रीजन को देखो, यानी कि पिंच ऑफ रीजन को देखो, आप पिंच ऑफ रीजन को अगर आप ऑब्जर्व करो तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, पहली चीज करंट क्या हो गया है, सैचुरेट हो गया है। करंट सैचुरेट हो गया है मतलब फिक्स हो गया है। तो कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह काम कर सकता है ये। अरे करंट जो इससे निकलेगा ड्रेन से वो कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह आप इसको काम में ले सकते हो, ठीक है। दूसरी एक और चीज इसमें क्या, स्लोप कितना हो गया, स्लोप स्लोप हो गया 0। और आपको पता है ये कर्व किसमें, I वर्सेस V में है, वोल्टेज वर्सेस सॉरी करंट वर्सेस वोल्टेज में है। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1 स्लोप होगा। बोलो हाँ या ना। अरे भैया आप स्लोप कैसे निकालते हो, वाई एक्सिस पे जो एलिमेंट है वो अपॉन एक्स एक्सिस पे है वो। तो अब वाई एक्सिस पे कौन है, करंट है, तो डेल्टा आई डी और नीचे डेल्टा वी डी एस, ये क्या हो गया, स्लोप हो गया। और आपको पता है आई अपॉन वी क्या होता है, 1 रेजिस्टेंस। तो अगर मैं 1 स्लोप कर दूंगा तो रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्लियर है। अब क्योंकि स्लोप 0 हो गया है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इस रीजन के अंदर, इन्फिनिटी बल्ब है। और आपको पता है किसी भी करंट सोर्स का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, इसका मतलब वो आइडियल करंट सोर्स की तरह काम करने लग जाता है। इसका मतलब सैचुरेशन रीजन के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ, सैचुरेशन रीजन के अंदर या फिर आप कह सकते हो पिंच ऑफ रीजन के अंदर अपना जो जे फैट है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एक बहुत ही अच्छे आइडियल करंट सोर्स की तरह काम कर रहा है। बोलो कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह। क्लियर है, आ गया समझ में, ठीक है। अब ये तो हो गया क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं जे फैट एज कंट्रोल्ड रेजिस्टेंस। देखो हर एक वर्ड की जो है जो है अहमियत होती है फिजिक्स के अंदर, है ना। उसने सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं कहा है, कंट्रोल्ड रेजिस्टेंस का है, मतलब रेजिस्टेंस की तरह काम भी करेगा और साथ में आप उस रेजिस्टेंस को कंट्रोल भी कर सकते हो, मतलब उसको कम ज़्यादा कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो तो भाई देखते हैं। तो आप इस रीजन को देखो, ओमिक रीजन को देख रहे हो, है भाई। तो देखो पहला जो है, पहला जो कर्व है ये किसके लिए है, जब VGS कितना है 0 वोल्ट। दूसरा कब है, जब VGS कितना है -1। तीसरा कब है, जब VGS कितना है
-2 वोल्ट। मतलब बेसिकली अगर आप इन तीनों को देखो तो इन तीनों के लिए स्लोप क्या होता जा रहा है, स्लोप क्या होता जा रहा है, लेस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। कब? एज VGS इंक्रीजेज। जैसे जैसे आप VGS बढ़ा रहे हो, अब बढ़ाने का मतलब ऐसे मत समझ लेना मैथमेटिक्स की तरह कि सर बढ़ाया कहाँ है, ये 0 थे -1 छोटा हुआ है, ये जो प्लस माइनस हो मैथमेटिक्स में बताते हैं कि -1 जो है 0 से छोटा होता है। मैथ नहीं है, ये फिजिक्स चल रही है ना। हाँ, कई बार जैम के बच्चे से कर देते हैं, थोड़ी बच्चे वाली बात है ना। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, नेगेटिव का वो मतलब नहीं है ये बढ़ ही रहा है, नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन को बताता है फिजिक्स के अंदर। तो जैसे जैसे मैं VGS बढ़ा रहा हूँ, या फिर आप कह सकते हो नेगेटिव क्या बता रहा है कि रिवर्स बायसिंग सप्लाई को बता रहा है। तो जैसे जैसे मैं रिवर्स बायसिंग सप्लाई बढ़ा रहा हूँ इनपुट के ऊपर, वैसे वैसे स्लोप कम हो रहा है। और देखो रेजिस्टेंस क्या है, 1 स्लोप। तो अगर स्लोप कम हो रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है? रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो डायरेक्टली अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ तो एक चीज़ कनेक्ट हो गई क्या, कि जब मैंने VGS बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, और अगर आप VGS वापस कम करोगे तो रेजिस्टेंस वापस से कम हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। तो पहली चीज़, एक बार मैं VGS = 0 वोल्ट रखता हूँ तो रेजिस्टेंस इस स्लोप से निकलेगा, 1/, जितना भी स्लोप होगा 1/ स्लोप से रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब मेरे को चेंज करना है, मेरे को करना है बढ़ाना है, तो मैं VGS कितना कर दूंगा, -1 वोल्ट कर दूंगा। -1 वोल्ट करते ही ये जे फैट का कैरेक्टरिस्टिक कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके लिए देखो दूसरे स्लोप कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। बोलो बढ़ गया नहीं बढ़ गया? मेरे को और बढ़ाना है तो मैं VGS को और बढ़ा दूंगा, -2 वोल्ट कर दूंगा, तो ये और बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर मैं VGS को किसके बराबर कर दूंगा, VP के बराबर कर दूंगा, तो यहाँ पे देखो स्लोप कितना हो गया, 0, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब क्या कहा मैंने, VGS आप बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन कब तक बढ़ेगा, इन्फिनिटी तक बढ़ेगा। मतलब जैसे ही आप VGS को क्या कर दोगे, VP के बराबर कर दोगे, तो रेजिस्टेंस जो है इसका कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। बोलो क्लियर ये चीज़? तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जो जे फैट है वो कंट्रोल रेजिस्टेंस की तरह किस रीजन में काम करता है और कैसे काम करता है। तो किस रीजन में काम करता है, ओमिक रीजन में काम करता है, और कैसे काम करता है ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और होता है, वो और बता देता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से जो है VGS। अच्छा, अब देखो VGS इसको कंट्रोल करना है ना, VGS की वैल्यू से अपन क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं, इसीलिए इसको कंट्रोल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। ठीक है, चलो अब एक रिलेशन और याद रखना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। RD = R0/1 - VGS/VP का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर बाहर है भाई, इन दोनों का स्क्वायर नहीं है, एकदम बाहर है ना, कई बार ये मिस्टेक कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे R0 क्या है, रेजिस्टेंस एट VGS = 0 वोल्ट। मतलब ये जो पहला कर्व है इसके स्लोप से निकाला हुआ है। ठीक है, और अब जितने भी VGS पे आपको चाहिए आर्बिट्रेरी, उस पे निकल के आ जाएगा। जैसे मान लो कह देता है कि इफ रेजिस्टेंस फॉर अ जे फैट एट ग्राउंड टू सोर्स वोल्टेज 0 वोल्ट, मतलब VGS 0 वोल्ट इज 10 किलो ओम, मतलब R0 कितना दे दिया, 10 किलो ओम दे दिया, एंड पिंच ऑफ वोल्टेज इज -4 वोल्ट, ये VP दे दिया। तो बताओ VGS = -2 वोल्ट पे रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो VGS अब 0 है तो 10 किलो ओम है, VGS -2 हो गया मतलब बढ़ गया। ठीक है, अरे मैग्नीट्यूड देखो, सिर्फ ये मत देखो 0 था -2 तो -2 छोटा है, नहीं, बढ़ गया। तो बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अभी बताया था, समझाया था कैसे क्या होगा, और बाकी ये फॉर्मूला तो बता ही रहा है चीज़ों को। तो जैसे आप यहाँ पे रखोगे तो VGS कितना है, -2 -4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/4, एंड दिस इज नथिंग बट 1/2, 1 - 1/2, 1/2 आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 1/4, तो RD कितना हो जाएगा, 4R0 के बराबर, मतलब 40 किलो ओम हो जाएगा। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन तो इस फॉर्मूले पे आ जाता है, याद कर लो अच्छे से। और ये ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर फॉर्मूला याद होता है, ये नहीं पता होता कौन सी चीज़ क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ मेंशन करना जैसे मैंने मेंशन की हुई है।
ठीक है, चलो ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक पे। तो जो फालतू की चीज़ें इनको एक बार हटा देते हैं, क्योंकि भैया जितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं उतना ही मैसी हो जाता है, उसमें लिखता भी ऐसे ही हूँ। सो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई हैबिट ठीक है। तो अपना क्या है नेक्स्ट, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या है पहले ये देखो। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है कर्व बिटवीन आउटपुट करंट, और आउटपुट करंट क्या होता है, ड्रेन करंट, एंड इनपुट वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज क्या होता है, VGS है, इज कॉल्ड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो देखो इसको बनाने के दो तरीके हैं, दो तरीके, एक विलियम शोकले इक्वेशन और एक ग्राफिकल मेथड। क्या कहा मैंने, एक विलियम शोकले इक्वेशन और एक ग्राफिकल मेथड। तो शोकले इक्वेशन तो क्या कहती है भैया, ID इक्वल्स टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी याद कर लो। तो यहां से देखो अपने पास ID और किसके बीच का रिलेशन आ गया, VGS के बीच का रिलेशन आ गया। इसका मतलब अपन इजीली जो है कर्व बना सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड क्या है, तो ग्राफिकल मेथड भी बहुत ही मज़ेदार है। देखो इसको इधर बढ़ा दो, ये क्या है अब, VGS है, और N चैनल की बात करें तो नेगेटिव ही होगा। N चैनल के लिए VGS नेगेटिव, P चैनल के लिए पॉजिटिव, और इस एक्सिस पे ID है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो अपन किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे भाई पिंच ऑफ वोल्टेज जैसे मैंने कितना माना था, 5 वोल्ट माना था। तो इसको 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो जब चाहो तो आप देखो, चलो मैं बच्चों के तरीके से बताते, ऐसे वर्टिकल लाइन बना लो। हालांकि जब अपना ग्राफ होता है, ग्राफ के अंदर लाइन ऑलरेडी होती है, ठीक है। आप देखो जब VGS 0 है तो ID कितना है, IDSS के बराबर है, और IDSS का पॉइंट क्या रहा, ये रहा। तो जब VGS 0 है, VGS 0 है तो ID कितना है, IDSS, मतलब इस कर्व का ये पॉइंट तो ये इतना ही आ जाएगा, यहीं आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। दूसरी चीज, जब VGS VP के बराबर होता है, जब VGS VP के बराबर होता है तो ID कितना है, 0। तो ID 0 है और VGS VP के बराबर है। तो VP के बराबर, जैसे मैं मान लिया कि VP कितना है, 5 वोल्ट है, तो ये यहाँ आ गया, ये क्या है, VP है भाई। अरे अपने को पता रहेगा ना VGS इक्वल टू VP, ठीक है। 2 पॉइंट तो हो गए, बाकी पॉइंट देख लो। जब VGS इक्वल टू -1 वोल्ट है, ये कितना है, -1, तो करंट कितना है, इतना है यहाँ। तो करंट तो ये है और वोल्टेज ये है, तो मतलब इसको अपने को यहाँ तक बढ़ाना पड़ेगा ना। अरे यही तो आएगा पॉइंट, VGS इक्वल टू -1 और करंट ये है। जैसे ग्राफ बनाते हो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो x में 1 चले, y में 2 चलते हो, तो VGS की वैल्यू -1 और ID की वैल्यू इतनी है, तो इतना ऊपर चल दिया मैंने। ऐसे ही देखो जब VGS -2 है तो ID कितना है, इतना है, तो इतना ही ऊपर चल दो, मतलब यहाँ आ जाओगे, या फिर डायरेक्ट इस लाइन से मिला लो, तो ये पॉइंट आ जाएंगे ना। तो यहाँ पे अपने पास 4 पॉइंट आ गए हैं, इन चारों पॉइंटों को मिला दो तो क्या आ जाएगा आपके पास। अब देखो ये डॉटेड लाइन बनाने की जरूरत नहीं थी ना, तो मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए बता दिया। इनको मिला दोगे तो क्या आ जाएगा,
ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो आपको ऐसा थोड़ा लग रहा होगा थोड़ा झोलझाल, लेकिन क्योंकि स्केल ठीक नहीं है ना इसलिए। तो ये क्या हो गया अपना ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आ गया। और इस इक्वेशन से तो सीधा बना ही सकते हो, अरे VGS की वैल्यू रहेगी सीधा दमादम VGS की वैल्यू रखोगे ID की वैल्यू आती जाएगी, फिर तो ग्राफ तो बच्चों का खेल है बनाना। ठीक है, ठीक है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से कैसे बना सकते हैं और सोक्ल इक्वेशन से कैसे बना सकते हैं, दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, सवाल क्या करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ मैं, उसके बारे में आपको सोचना है और फिर आंसर करना है। कैन वी ड्रॉ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक फॉर JFET without the value of VGS and corresponding ID। क्या कह रहा है कि मान लो आपके पास VGS की वैल्यू नहीं है, उससे corresponding करंट नहीं है, तो क्या आप ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हो? क्या ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? VGS वर्सेज ID, फिर ID वर्सेज VGS। ठीक है, अब ये दोनों की वैल्यू नहीं है, मतलब VGS और उसके कोरस्पॉन्डिंग ID की वैल्यू आपको नहीं दी गई है, तो क्या आप कर्व ड्रॉ कर सकते हो क्या? सवाल ये है। तो आपको आंसर कमेंट करना है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, मतलब जिसके बीच में कर्व ड्रॉ करना है वो वैल्यू नहीं दे रखी है आपको, तो क्या आप कर्व ड्रॉ कर सकते हो? क्या कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते हो तो किस सिचुएशन में कर सकते हो? तो देखो, यस वी कैन ड्रॉ, yes we can draw if we have the value of, yes we can draw if we have VP and IDSS। कि भैया आप तो मेरे को बस ये दो वैल्यू दे दो, कर्व मैं बना दूंगा। ठीक है, बाकी आप छोड़ो, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तो सिर्फ ये दो वैल्यू दे दो। तो हो सकता है आपको लगे यार ये तो बड़ी बात हो गई यार, जिनके बीच में ग्राफ बनाना है वो नहीं दिए फिर भी ग्राफ बना रहे हैं सिर्फ दो वैल्यू से। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई जादू नहीं हो गया है। किसने किया? सोक्ल इक्वेशन ने किया ये कमाल। कैसे समझो, इसको थोड़ा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट मारते हैं और सोक्ल इक्वेशन का कमाल देखते हैं कि कैसे सिर्फ दो वैल्यू से अपन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हैं JFET का। तो देखो आपको क्या दिया हुआ है, IDSS दिया हुआ है, और आपको क्या दिया हुआ है, VP दिया हुआ है। ये लो, क्लियर है? तो दो पॉइंट से तो कैसे बनाओगे, क्योंकि इससे तो ऐसे भी जा सकता है, यूं भी जा सकता है, यूं भी आ सकता है, अपने कुछ और पॉइंट चाहिए, तो वो काम करेगा ये। तो देखो आपको ये दो वैल्यू तो पता है, ठीक है। तो अगर मैं VGS इक्वल टू कितना रखता हूँ, 0 रखता हूँ, तो यहाँ ID कितना आ जाता है, IDSS आ जाता है। मतलब जैसे मैंने VGS 0 रखा तो IDSS आकर ये आपको वैल्यू आपको दी गई है, क्लियर है? ऐसे ही जब मैं VGS इक्वल टू VP रखूँगा, क्योंकि ये वैल्यू मेरे को दी गई है, तो VP अपॉन VP 1 - 1 0, तो ID कितना आ जाएगा 0। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ये रहा, ये दे दिया, ठीक है। अब आगे का खेल खेलते हैं, अब आगे है मेन खेल। तो भैया आप VGS कितना रख लो, VP तो आपको दिया गया है, VP/2 रख लो अब। तो देखो ID कितना आएगा, ID कितना आ जाएगा, IDSS 1 - VGS कितना है, VP/2 VP और इसका होल स्क्वायर। तो ये VP से VP कैंसिल, 1 - 1/2 का मतलब 1/2 स्क्वायर करोगे तो 4। तो ID कितना आ गया, IDSS/4 कहाँ पे, एट VGS इक्वल टू VP/2। तो VP/2 ये VP है, तो VP/2 मतलब यहाँ, ठीक है। अब देखो मैं एग्जैक्ट स्केल नहीं ले रहा हूँ, तो जो ग्राफ है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है भैया, ठीक है। अरे VP है तो VP/2 भी पता है आपको, पता है, क्लियर है। और IDSS पता है तो IDSS/4 भी पता है,
जैसे ये IDSS/2 हो गया और ये IDSS/4 हो गया, तो ये हो गया VP/2 वैल्यू और ये हो गई IDSS/4 वैल्यू। तो ये दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर दो तो ये आ गया। एक और पॉइंट आ गया, नहीं आ गया? अब ऐसे एक ही पॉइंट नहीं, आप कितने भी पॉइंट निकाल सकते हो। कैसे? अब कितना रख दो, VGS इक्वल टू VP/4 रख दो आप, है? तो यहाँ पे कितना जाएगा, 1 - 1/4। 1 - 1/4 का मतलब 3/4, स्क्वायर करोगे तो 9/16। तो ID कितना आ जाएगा, दोबारा देख लो ना भाई, VP/4 रख रहे हो तो 1 - 1/4, 4 - 1 3/4 एंड स्क्वायर करोगे तो 9/16। क्लियर है? तो ये वैल्यू कितनी है, जब आपने VGS इक्वल टू VP/4 रखा तो कितना आ रहा है, VP/4 का मतलब यहाँ होगा, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा, 9ID/16। 9/16 मतलब ये 0.5, अगर 8 होता तो 0.5 होता, मतलब 0.5 से तो ज़्यादा है, मतलब ये 0.5 है और ये IDSS/2 है तो 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मतलब ये यहाँ ले लूँ मैं, ठीक है? 3 पॉइंट आ गए। अब VP/8 रख लो, है, या फिर 3 VP/4 रख लो, तो कितने भी पॉइंट निकाल के आप इजीली क्या कर सकते हो, कर्व बना सकते हो। बोलो बना सकते हो नहीं बना सकते हो? बोलो आया नहीं आया समझ में? आ गया ना? अरे 9/16 तो 0.5 से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो 0.5 यहाँ है तो थोड़ा सा ज़्यादा। तो देखो अपन ने इनके बिना बना लिया सिर्फ इन दो से, लेकिन चमत्कार क्या क्या नहीं, चमत्कार तो सोकलेजी करके गए हैं भाई, इस इक्वेशन को देकर एहसान कर गए अपने ऊपर, ठीक है? तो ये आपको हो गया ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर जो छोटी प्रॉब्लम आती है, स्पेशली गेट के अंदर आती हैं, ठीक है ना? क्योंकि गेट के अंदर क्या होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आते हैं और 1 नंबर के क्वेश्चन में इस तरह की छोटी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो ये छोटी प्रॉब्लम जो है एक तो किस फॉर्मूले पे आ सकती है, इस पे आ सकती है, RD इक्वल्स टू R0 अपॉन 1 - VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर, ठीक है, जैसे मैंने भी एक बताया था। दूसरा इस फॉर्मूले पे आ सकती है, ID इक्वल टू IDSS 1 - VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। जैसे कि भैया मान लो IDSS जो है 10 मिली एम्पियर है और पिंच वोल्टेज कितना है, -6 वोल्ट है, एन चैनल है ना? तो बताओ VGS इक्वल टू 0 पे, VGS इक्वल टू -2 पे और VGS इक्वल टू -6 पर, इन तीनों केस में ड्रेन करंट कितना होगा? तो देखो VGS 0 रखोगे तो कॉन्सेप्ट से देख लो, चाहे सोकले इक्वेशन से देख लो, चाहे कॉन्सेप्ट से देख लो। कॉन्सेप्ट से भी जब देखते हो तो VGS इक्वल टू 0, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक याद करो, करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है IDSS इसका, और यहाँ से देखोगे तो यहाँ से भी जाएगा 1 - 0 मतलब IDSS, तो इसमें कितना आ जाएगा 10 मिली एम्पियर। ऐसे देखो इसमें देखो VGS VP के बराबर हो गया पिंच वोल्टेज के, इसका मतलब करंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता, नहीं हो जाता? अरे VGS किसके बराबर हो गया, VGS किसके बराबर हो गया, VP के बराबर हो गया। इसका मतलब VDS 0 जब होगा, जब VDS 0 होगा उसी केस में पिंच बन जाएगा। और अगर VDS 0 है तभी पिंच बन गया, तो VDS अगर 0 तो करंट हो सकता है क्या, नहीं होगा, इसका मतलब करंट 0। चाहे आप इस इक्वेशन से देख लो, VGS इक्वल टू VP रखोगे तो VP अपॉन VP 1 - 1 0। अच्छा अब इससे देखो तो कितना आ जाएगा, ID इक्वल टू IDSS इज नथिंग बट 10 मिली एम्पियर है, मैं यूनिट आगे लगा लेता हूँ। VGS इज -2 एंड -6, तो दिस इज नथिंग बट 2/6 एंड दिस इज 1/3, तो 3 - 1 2 2/3, so this is nothing but 20/3 मिली एम्पियर। बोलो कोई डाउट हो तो एक तो इन दो फॉर्मूले पे क्वेश्चन पे आ सकता है। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन जो गेट में पूछा जा चुका है, मतलब मैं भी शौक था कि यार ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान दो, पिंच कब बनता है, जब उस जंक्शन पर जो रिवर्स बायसिंग वोल्टेज है वो टोटल पिंच वोल्टेज के बराबर हो जाए। जैसे मान लो पिंच वोल्टेज अगर 6 वोल्ट की है तो टोटल उसके ऊपर रिवर्स बायसिंग कितनी वोल्ट की हो जाए, 6 वोल्ट की हो जाए। तो देखो इसके दो केस हैं। अब रिवर्स बायसिंग कौन देता है, VDS भी देता है उसको और VGS भी देता है, दोनों रिवर्स बायसिंग देते हैं।
तो सवाल ये था कि अगर अगर VGS इक्वल टू 0 वोल्ट पर, अगर VGS इक्वल टू 0 वोल्ट पर जो पिंच है वो VDS के 6 वोल्ट पे अकर हो रही है। कहाँ हो रही है? VDS के 6 वोल्ट पे आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया? VGS जब 0 था और VDS जब 6 था तब पिंच आती है, पिंच आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब पिंच वोल्टेज कितनी हो गई? -6 वोल्ट। माइनस क्या लगाते हैं? रिवर्स बायसिंग की वजह से। ठीक है, क्योंकि पिंच वोल्टेज कभी भी VDS से डिफाइन नहीं करते हैं, VGS के टर्म में डिफाइन करते हैं। VDS 6 है, इसका मतलब VGS को अगर मैं -6 मान लूँ तो VDS को 0 मान सकता हूँ, है? ठीक है, अब देखो तो क्या कहा कि जो पिंच है वो जब VGS इक्वल टू 0 था तो VDS की 6 वोल्ट पे आ रही है। ठीक है, तो बताओ अगर मैं VGS को -2 वोल्ट कर दूं तो पिंच VDS की किस वैल्यू पे आएगी? तो बताओ। तो ध्यान रखना है बस ये, VGS और VDS इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पिंच वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। तो जब VGS 0 था तो VDS 6, मतलब 6 वोल्ट ही क्या है? पिंच वोल्टेज है। अब अगर VGS कितना हो गया? -2 वोल्ट हो गया, तो VDS को सिर्फ कितना होना पड़ेगा? प्लस का 4 वोल्ट ही होना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट है, और 6 ही क्या है? पिंच वोल्टेज है। तो बताओ कितना छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये अपना ये जो है लेक्चर आज यहीं खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन क्या बात करेंगे? बायसिंग की बात करेंगे, DC बायसिंग की। ठीक है, और चलो इसके अंदर मैं आपको थोड़ा वो और बता देता हूँ, कंपैरिजन BJT और JFET का, जो अपन ने शुरुआत के इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था। एक बार मैं दोबारा से जो है सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो ये अपना BJT है और ये अपना JFET है। तो देखो BJT क्या होता है? बाइपोलर होता है, बाइपोलर। और JFET क्या होता है? यूनिपोलर। और ध्यान रखना ये दोनों ही क्या होते हैं? एक्टिव डिवाइस होते हैं, एक्टिव डिवाइस। और एक्टिव डिवाइस और पैसिव डिवाइस क्या होते हैं? अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पहले भी। बाकी एक्टिव डिवाइस वो होती हैं जो सर्किट के अंदर पावर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर ऐसे डिवाइसेज जो सर्किट के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं करंट को। किसको कंट्रोल कर सकते हैं? करंट को या फ्लो ऑफ चार्ज को। फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। वो सब एक्टिव डिवाइस है। जो बच गए वो पैसिव डिवाइस है। जैसे रेजिस्टेंस क्या एक पैसिव डिवाइस है, ट्रांजिस्टर और FET क्या है? एक्टिव डिवाइस। तो ये इनके बीच का डिफरेंस हो गया पहला। ठीक है, अगला डिफरेंस क्या आता है कि भैया जो BJT होता है इसका जो गेन है, गेन जो है BJT का, ये ज़्यादा होता है किसके गेन से? FET के गेन से। गेन ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन इसमें फिर नॉइज भी ज़्यादा होता है BJT के अंदर। ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, लेकिन इसका गुड फैन आउट होता है, फैन आउट अच्छा होता है, और इसका जो फैन आउट है वो बैड होता है। अब फैन आउट से मतलब कितना है कि आप इसे कितनी डिवाइस चला पा रहे हो, तो आप इसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिवाइसेज जो है चला सकते हो, जबकि इससे BJT कंपेरिजन में कम डिवाइसेज रन कर सकते हो। तो इसका गुड फैन आउट है। ठीक है, और अगर अपन देखें गेन हो गया साइज, तो जो साइज है BJT का वो भी ज़्यादा होता है किससे? FET से। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करें, तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है BJT की वो कम होती है किसकी स्टेबिलिटी से? FET की स्टेबिलिटी से। मतलब थर्मली ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाता है? FET। और ये जो दो प्रॉपर्टी हैं इनकी वजह से ही, इन दो की वजह से ही जो अपना इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है, क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट, शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं? IC बोलते हैं। इसके अंदर JFET को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है इन कंपेरिजन टू BJT। क्यों? क्योंकि एक तो इनका साइज छोटा होता है, दूसरा ये थर्मली ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट इसके जो पैरामीटर हैं उस पर कम आता है। ठीक है, और कुछ डिफरेंस अभी मुझे जो है इतने ही नज़र आ रहे हैं। बाकी आपने भी देखो FET पढ़ लिया है, और तो आप थोड़े बहुत आप लिख लेना, कोई दिक्कत आए तो अपन और डिस्कस कर लेंगे। तो देखो मेजर जो है मेजर डिफरेंसेस थे इन दोनों के बीच। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। स्टे सेफ, टेक केयर।